Hello everyone. In this video, I am going to explain 8086 interrupt vector table. तो before that देखते हैं क्या है interrupt. So what is an interrupt? Now this is 8086 which is a microprocessor and this is any device connected to 8086. 8086 का एक प्रोग्राम है जिसको कि हम बोलेंगे मेन प्रोग्राम और वो स्टोर है एक मेमोरी में। अब ये जो मेन प्रोग्राम है ये स्टोर किया गया है एट लोकेशन XX, यानी ये क्या है एड्रेस है वेयर दिस प्रोग्राम ऑफ 8086 इज स्टोर्ड। ये है मेन प्रोग्राम 8086 का और ये 8086 ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। इसने इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट की, 2 की है, 3 की है और अभी इंस्ट्रक्शन 4 इन प्रोसेस है। इन द मीन टाइम देयर इज वन डिवाइस, ये डिवाइस इसको भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। इसका जो प्रोग्राम है ये किसी और मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है इन द सेम मेमोरी। मेमोरी सेम है, लोकेशन यानी एड्रेस अलग है, अलग एड्रेस पे स्टोर किया गया है एट एड्रेस YY। अब ये डिवाइस 8086 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसर है, उसके पास ब्रेन है, वो अपना प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन ये डिवाइस है, इसके पास ब्रेन नहीं है, ये प्रोसेसर नहीं है, ये अपना प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इस केस में ये डिवाइस क्या करेगा, 8086 की हेल्प लेगा टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। So this device will send signal to 8086 and will ask that please execute my program. इस डिवाइस को क्या बोलना है कि मेरा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट करके दो। अब 8086 तो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, उसने यहाँ तक कर ली थी, इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट कर रहा था। तो ये क्या करेगा, ये पहले इंस्ट्रक्शन 4 खत्म कर देगा उसका एग्जीक्यूशन। उसके बाद ये अपना प्रोग्राम छोड़ के दूसरे लोकेशन पे जाएगा जहां पे डिवाइस का प्रोग्राम स्टोर किया गया है, यानी सेम मेमोरी में किसी और एड्रेस पे 8086 का कंट्रोल चला जाएगा और यहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच करना अब 8086 स्टार्ट करेगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये डिवाइस का प्रोग्राम पूरा कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, फिर से ये क्या होगा, अपने प्रीवियस प्रोग्राम में आएगा और अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा और खत्म करेगा। ये जो पूरा सिचुएशन है इसी को बोलते हैं इंटरप्ट। क्यों है इंटरप्ट, क्योंकि 8086 अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था और उसी के बीच में इस डिवाइस ने 8086 को डिस्टर्ब किया है, इंटरप्ट किया है। डिवाइस asked 8086 to execute its program and that's why 8086 had to change the memory location। अब ये कॉन्सेप्ट जो है इंटरप्ट वेक्टर टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात याद रखो कि 8086 ये का प्रोग्राम अलग लोकेशन पे स्टोर है, XX लोकेशन पे, और जैसे ही इंटरप्ट आता है वो अपना मेमोरी लोकेशन, अपना एड्रेस छोड़ के किसी और एड्रेस पे जाता है। इसका मतलब अब ये एड्रेस जो है ये कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए और कहीं ना कहीं से एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि 8086 को कहाँ कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो हमें पता है 8086 का एड्रेस कैलकुलेशन कोड, यानी जहाँ प्रोग्राम स्टोर होता है वो है कोड सेगमेंट, और कोड सेगमेंट का एड्रेस कैलकुलेशन होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से। ये बात सिर्फ अभी के लिए आप याद रखिए। तो ये जो दूसरे एड्रेस पे जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट में, वेक्टर टेबल में। अब एड्रेस वेयर इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज सेव्ड, इस डिवाइस का जो प्रोग्राम है इसको बोलते हैं इंटरप्ट रूटीन और इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कुछ भी बोलिए, IR बोलिए, ISR बोलिए। और जिस एड्रेस पे ये प्रोग्राम स्टोर्ड है उसको बोलेंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन और वेक्टर एड्रेस और इंटरप्ट वेक्टर, यानी जिस एड्रेस पे प्रोग्राम हो गया इंटरप्ट सर्विस रूटीन और जहां सेव्ड है, जहां स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन में, उस वो एड्रेस हो गया वेक्टर एड्रेस और इंटरप्ट वेक्टर। 8086 में दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स है, INTR एंड NMI। एक्सटर्नल इंटरप्ट यानी उसको बोलेंगे पिन से। 8086 पे क्या है, पिन से। 8086 पे दो पिन है, NMI दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट और दूसरा है INTR पिन। तो ये NMI पे आप एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो और INTR पे दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। दोनों डिवाइसेस अपना अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे डिवाइस 2 का यहाँ प्रोग्राम है, सिमिलरली डिवाइस 1 का भी प्रोग्राम होगा, वो भी सेम ही मेमोरी में स्टोर होगा, जिसको भी हम लोग ISR ही बोलेंगे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ही बोलेंगे। उसका भी एड्रेस सेम मेमोरी में ही होगा लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट एड्रेस पे। In 8086 there are two interrupt pins, that is NMI and INTR, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइस कनेक्टेड है, क्योंकि ये पिन से।
आईसी की। NMI is non-maskable interrupt input pin, which means that any interrupt requested at NMI input cannot be masked or disabled. यानी नॉन मास्केबल यानी अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी अगर किसी डिवाइस ने इस पिन पे इंटरप्ट किया है तो 8086 को उसको सर्विस देना ही देना है, उसको वो मास्क नहीं कर सकता, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन INTR क्या है? मास्केबल है। मास्केबल यानी यू कैन ब्लॉक। अगर जैसे किसी फ्रेंड का फोन कॉल आपको पसंद नहीं आता है किसी के साथ बात करना, तो आप उसका नंबर ब्लॉक कर देते हो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये क्या है? मास्केबल है। मास्केबल यानी ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जो आएगा उसको मास्क नहीं किया जाता है, बहुत ही हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो ऐसा ही डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट होगा। INTR क्या है? इट कैन बी मास्क्ड यूजिंग इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग होता है जिसको यूज करके आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। INTA बार क्या है? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन है। लेट मी शो यू। यस, ये है INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। अगर किसी डिवाइस ने इंटरप्ट किया है तो 8086 को उसको एक्नॉलेजमेंट देना है कि ओके आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। क्योंकि डिवाइस बोल रहा है मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दो, तो 8086 को बताना है कि ओके आई एम रेडी, आई विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। ये कैसे करेगा 8086? तो इस पिन पे लॉजिक 0 ट्रांसफर करेगा, सेंड करेगा टू इंटरप्टिंग डिवाइस, और उसके बाद ये यहाँ से कंट्रोल न्यू मेमोरी लोकेशन पे लेके जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद वापस अपने प्रोग्राम पे वापस आके फिर ये इससे कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन। दिस इज हाउ 8086 behaves in case of interrupt. फिर आगे क्या होता है? If more than one type of interrupt occurs at a time, then an external chip called programmable interrupt controller is required to handle them. अगर मल्टीपल डिवाइसेस को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है जो जिनके पास की अपना प्रोसेसर नहीं है, तो उस केस में हमारे 8086 के पास तो सिर्फ 2 पिन है। तो उस केस में कौन हेल्प करता है? तो 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर जो आईसी है वो हेल्प करती है। 8259 के पास 8 इंटरप्ट पिन्स है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन्स है। ये इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल तो आप इसका वीडियो आपको पहले देख लेना चाहिए, 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर का। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज 8259 एंड हाउ इट बिहेव्स। उसके साथ 8086 8259 का इंटरफेसिंग भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इंटरप्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है, मोर डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं 8259, और फिर 8259 डिसाइड करता है प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्टिंग डिवाइस। हो सकता है ना कि 4 फ्रेंड एक साथ मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, 4 मोबाइल है आपके पास, चारों ने एक साथ कॉल कर लिया, तो किसका फोन उठाओगे? तो प्रायोरिटी वाइज तो ये 8259 प्रायोरिटी भी डिसाइड करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। कौन से है? एक्सटर्नल इंटरप्ट, जैसे कि मैंने बोला है एक्सटर्नल यानी पिन से, इसलिए एक्सटर्नल इंटरप्ट। और दूसरे है इंटरनल इंटरप्ट, इंटरनली जो जनरेट हो रहा है 8086 में, वो है इंटरनल इंटरप्ट। वो क्या है? इट इज जनरेटेड इंटरनली बाय प्रोसेस सर्किट और बाय एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। अगर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन जिस तरह से एक्सटर्नल पिन पे, हार्डवेयर पिन पे अगर कोई सिग्नल आता है, डिवाइस भेजता है, तो प्रोसेसर अपना प्रोग्राम छोड़ के उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है। सेम हैपेंस अगर हम इंटरप्ट नाम का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें। अगर हम INT इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम होगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर अपना प्रोग्राम छोड़ के INT इंस्ट्रक्शन का जो भी सब रूटीन होगा छोटा, वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। सिमिलरली ओवरफ्लो इंटरप्ट, अगर कहीं ओवरफ्लो होता है, यानी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें कहीं पे ओवरफ्लो होता है, यानी उसका रिजल्ट अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास 8086 के पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, जैसे सारे रजिस्टर्स उसके हैं 16 बिट के और रिजल्ट ओवरफ्लो हो रहा है, तो उस केस में भी एक इंटरप्ट जनरेट होगा और वो एक पर्टिकुलर इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली डिवाइड बाय 0, अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिस प्रोग्राम में हमने 0 से डिवाइड किया है किसी नंबर को, तो दिस इज अ रॉन्ग प्रोग्राम, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो 86 को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आंसर तो इंफिनिटी है।
तो फिर इसको क्या करना है कि उसको एरर क्रिएट करना चाहिए 8086 में, उसको इंडिकेट करना चाहिए यूजर को कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, यू आर एग्जीक्यूटिंग रॉन्ग प्रोग्राम। और अगर कोई यूजर इस टाइप का प्रोग्राम लिखता है तो तब भी एक डिवाइड बाय जीरो का एक इट जनरेट्स एज अ इंटरप्ट, वो एक्ट एज अ इंटरप्ट। At the end of each instruction cycle, 8086 checks to see if any interrupt have been requested. अब 8086 कैसे interrupt check करता है, तो अपना एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, चेक किया इंटरप्ट है क्या, फिर एग्जीक्यूट करता है, कंटिन्यूअसली चेक करता जाता है कि कहीं कहीं से इंटरप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैंने बोला है, इन केस ऑफ इंटरप्ट 8086 अपना एड्रेस छोड़ के किसी डिवाइस का प्रोग्राम जहां स्टोर किया है उस एड्रेस पे जाता है। यानी 8086 को एड्रेस कैलकुलेट करना है। दोनों प्रोग्राम कहाँ स्टोर किए हैं, तो दोनों प्रोग्राम कोड सेगमेंट में स्टोर किए हैं 8086 के। कोड सेगमेंट का अगर 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है तो उसका एक प्रोसीजर है। उसके लिए हमें दो रजिस्टर की जरूरत होती है, कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की। कोड सेगमेंट रजिस्टर मेमोरी का, सपोज ये आपका कोड सेगमेंट है, ये बॉटम लोकेशन है, सॉरी ये कोड सेगमेंट है, ये कोड सेगमेंट का बॉटम लोकेशन है और कोड सेगमेंट का टॉप लोकेशन है। और प्रोग्राम यही तो कहीं स्टोर किया है, ये इन बिटवीन लोकेशन है, हमें पता नहीं इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस अगर कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है कि हम लोग एक बेस का एड्रेस लेते हैं और उसमें इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो ऐड करते हैं। अब ये डिस्टेंस कहाँ स्टोर होता है, तो डिस्टेंस स्टोर होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, जिसको कि हम बोलते हैं ऑफसेट। और ये बॉटम एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, तो होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर में। तो ये भी फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन का भी वीडियो है, आपको वो भी देख लेना चाहिए काफी डिटेल में, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो किस तरह से फिजिकल एड्रेस ये कैलकुलेट करेगा, न्यू लोकेशन पे जाना है तो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो सपोज कोड सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर है, उसमें ये नंबर कोई तो सेव है F000, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। F यानी 1111 और 0 यानी 0000, ईच 0 मीन्स 4 zeros। सिमिलरली ये भी हेक्साडेसिमल में है, तो ये 16 बिट का नंबर स्टोर है। तो कैसे करता है ये, कोड सेगमेंट रजिस्टर का ये नंबर लेगा जो भी सेव्ड है कोड सेगमेंट में, F000 लिया, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा F, कैसे होगा ये F, फिर होगा 0 0 0 और 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक 0 ऐड होगा। उसमें अब हमें ऐड करनी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के कंटेंट्स एज इट इज। F नहीं है तो ये है 2000, सॉरी ये F है, सॉरी आई हैव गॉन टू द रिजल्ट डायरेक्टली। हाँ ये है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का डेटा, दैट इज 2002 ये। अब ये हमने F0000 में 2002 ऐड किया तो हमें क्या मिला है, F2002 मिलेगा। ये हो गया हमारा 20 बिट एड्रेस। ओके, यानी जो भी इंटरप्टिंग डिवाइस है उसका एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, यानी वो एक प्रोग्राम है और उसका जो एड्रेस है जिसको कि बोलते हैं वेक्टर एड्रेस, वो वेक्टर एड्रेस 8086 को कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर इट गोज टू दैट एड्रेस, तभी तो जा पाएगा वहां पे। और कैलकुलेशन कैसे होगा, तो बाय यूजिंग कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का रजिस्टर। यहाँ पे कितना डेटा है, ये 16 बिट का डेटा, यानी ये 16 बिट का एड्रेस है और इसके कंटेंट्स कितने, ये भी 16 बिट के हैं, तो ये भी 16 बिट, यानी टोटल 32 बिट। 32 बिट का एड्रेस इसको, यानी ये स्पेस चाहिए, ये कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तभी तो वो कैलकुलेट कर पाएगा। अब 32 बिट में कितने बाइट्स है, तो 4 बाइट्स है, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट हो गया। यानी ये जो 4 बाइट्स है, ये 4 बाइट्स कहीं ना कहीं सेव होंगे हर एक इंटरप्ट रूटीन के, तभी तो 8086 ये सब कैलकुलेट कर पाएगा, वरना वो कहाँ से लेगा ये कंटेंट्स। तो 4 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कैलकुलेट करने के लिए 4 बाइट्स की जरूरत है। और वही स्टोर होते हैं एड्रेसेस, वही स्टोर करने के लिए यूज होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल। यानी ये जो एड्रेसेस है, यानी ये जो कंटेंट्स है, जैसे कि ये F000, क्योंकि ये पहले ही कोड सेगमेंट रजिस्टर में नहीं रहेगा, अब ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल में होंगे। ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का 2002 और फिर F000, ये
वेक्टर टेबल में स्टोर रहेंगे और वेक्टर टेबल से कोड सेगमेंट रजिस्टर में ये जाएगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में ये जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट होगा और उसके बाद ये रिक्वायर्ड लोकेशन का 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट होगा। दिस इज द प्रोसीजर। तो 8086 इंटरप्ट वेक्टर टेबल, द फर्स्ट 1 किलोबाइट, यानी फर्स्ट 1 किलोबाइट से दिस इज आपका इंटरप्ट वेक्टर टेबल है ऐसे, तो यहाँ से है स्टार्ट हो रहा है 000 20 बिट का फिजिकल एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन तक टोटल होता है 1 किलोबाइट। ये एक साइड में रखा गया है मेमोरी का, ये यूज ही नहीं होता है। ये किस लिए यूज करते हैं, तो इट इज सेट असाइड एज अ टेबल फॉर स्टोरिंग द स्टार्टिंग एड्रेसेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जो वेक्टर एड्रेसेस है ये फिक्स्ड होते हैं, ये वेरी नहीं होते हैं। हर एक इंटरप्ट का एनएमआई का एड्रेस फिक्स होगा, आईएनटीआर का सब रूटीन कहाँ स्टोर करना है वो एड्रेस फिक्स होगा, ओवरफ्लो का अगर एरर होता है तो उसका कहाँ स्टोर करना है आईएसआर वो एड्रेस फिक्स है। तो ये जो वेक्टर एड्रेसेस है ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल नहीं है, और इसलिए ये स्टोर करने के लिए ये एक स्पेस मेमोरी का साइड में रख दिया जाता है, ये किसी भी कोडिंग में यूज नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे, तो यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन के वेक्टर एड्रेसेस, स्टार्टिंग एड्रेसेस स्टोर्ड होंगे। सिंस 4 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आईएसआर, यानी एक आईएसआर का अगर हमें एड्रेस स्टोर करना है तो 4 बाइट्स चाहिए। अभी मैंने बताया आपको 4 बाइट्स क्यों, क्योंकि 2 बाइट्स यानी 16 बिट कोड सेगमेंट रजिस्टर का और 16 बिट यानी 2 बाइट्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का, तो इसलिए 4 बाइट्स यानी एक एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें 32 बिट यानी 4 बाइट्स की जरूरत होती है, तो 4 बाइट्स में सिर्फ एक ही एड्रेस स्टोर होगा। इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1 किलोबाइट में हम कितने एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं, तो 256 इंटरप्ट प्रोसीजर के एड्रेसेस हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी ये 4 का हो गया, फिर नेक्स्ट 4 एंड सो ऑन। अब 886 इंटरप्ट वेक्टर टेबल सेम यहाँ पे ड्रॉ किया है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आईएसआर इज ऑफन कॉल्ड एज इंटरप्ट वेक्टर और इंटरप्ट पॉइंटर। ये मैंने ही पहले ही बताया, इसको बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर और वेक्टर एड्रेस। ओके, देयरफॉर द टेबल इज रेफर्ड एज इंटरप्ट वेक्टर टेबल, और इसीलिए इस टेबल को भी बोला जाता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल। एक्चुअली इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या है, तो 886 का ही मेमोरी है, 1 किलोबाइट जो अलग से रख दिया गया है ये वेक्टर एड्रेसेस या इंटरप्ट वेक्टर स्टोर करने के लिए। क्या है इंटरप्ट वेक्टर, तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, तो इंटरप्टिंग डिवाइस का अपना प्रोग्राम है। ओके, so in this table IP value is put as lower word in the vector and CS is put in the higher word। यानी जैसे कि मैंने बोला है कि एक एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें कितना चाहिए, 4 बाइट्स चाहिए, तो ये जो नीचे वाला 2 बाइट्स है इसमें स्टोर करते हैं IP वैल्यू, और ऊपर वाला जो 2 है उसमें बोलते हैं CS वैल्यू, यानी CSR कोड सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट्स यहाँ सेव होंगे, क्योंकि मेमोरी के एक लोकेशन पे सिर्फ 8 बिट स्टोर, एक ही बाइट स्टोर होता है, 8 बिट्स और 1 बाइट स्टोर होता है। मेमोरी के एक लोकेशन में सिर्फ 1 बाइट स्टोर होता है। ओके, तो आईपी का जो 2 बाइट्स है लोअर में स्टोर होंगे और सीएस का यहाँ पे स्टोर होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 886 इंटरप्ट वेक्टर टेबल इन डिटेल, तो ये 000 to 4 यानी जो फर्स्ट है ये फर्स्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, यहाँ पे होगा 4 to 8, फिर 8 to 12 एंड सो ऑन। तो आउट ऑफ 256 इंटरप्ट्स जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में है, फर्स्ट 4 आर डेडिकेटेड इंटरप्ट्स, इनको डेडिकेटेड इंटरप्ट्स बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, डेडिकेटेड इंटरप्ट है। फिर 5 to 31 ये डेडिकेटेड क्यों, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यानी आईएनटीआर का होगा, एनएमआई का होगा, ओवरफ्लो फ्लैग का होगा, ओवरफ्लो का होगा, एरर का होगा, तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे ये INT 0 का है ना, डिवाइड एरर, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड बाय 0 एरर। फिर ये सिंगल स्टेपिंग का है। सिंगल स्टेपिंग क्या होता है 886 में, जब आपको हर एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट देखना है तो उसको बोलते हैं 886 वर्किंग इन सिंगल स्टेपिंग मोड, तो उसका भी एक इंटरप्ट जनरेट होता है। फिर ये जो लोकेशन है यहाँ से यहाँ तक एनएमआई का है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी ये हार्डवेयर एक्सटर्नल इंटरप्ट का है। फिर ये ब्रेक पॉइंट का है, फिर ये ओवरफ्लो का है एंड सो ऑन।
तो ये जो फर्स्ट 5 है ये डेडिकेटेड इंटरप्ट है। फिर 5 to 31 यानी यहाँ से यहाँ तक जो इंटरप्ट है 27 इंटरप्ट है इसमें। 5 to these are reserved for system use यानी 8 to 59 के लिए और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। और 32 ऑनवर्ड्स जो है रिजर्व फॉर यूजर्स यानी ओपन है, आप यूज कर सकते हो आपके डिवाइसेस के लिए, आपके एप्लीकेशंस के लिए। और ये है डिटेल इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो कि इस तरह से दिखता है। इसमें आप अभी डिटेल में देख सकते हो यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे आईपी वैल्यू, जैसे मैंने बोला आईपी वैल्यू, सीएस वैल्यू, हर एक वेक्टर का, ये सिंगल स्टेपिंग का यहाँ पे आईपी वैल्यू होगी उसकी यहाँ, यानी ये 2 बाइट्स और ये 2 बाइट्स, 4 बाइट्स में ये सिंगल स्टेपिंग का। फिर यहाँ पे है एनएमआई का एड्रेस स्टोर किया हुआ। फिर यहाँ पे है ब्रेक पॉइंट का जो वेक्टर है उसका एड्रेस स्टोर किया हुआ। फिर यहाँ पे है ओवरफ्लो का, फिर यहाँ पे है वेक्टर का एंड सो ऑन। तो किस लिए यूज होता है 8086 इंटरप्ट वेक्टर टेबल? टू स्टोर एड्रेसेस of interrupt service routine. So I hope you understood what is 8086 interrupt vector table is and why it is required. So thank you very much. Thanks for watching.